नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो मीटर के बारे में बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत एक्सटेंसिवली ये जो नॉलेज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो प्रैक्टिकल लाइफ में और रिफाइनरीज में या पेट्रोकेमिकल्स में उसका यूज आता है। इवन आप इंस्ट्रूमेंटेशन डिपार्टमेंट से हैं या केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हैं तो आपको ये जो भी मैं आज के इस वीडियो में और एक दो पार्ट जो नेक्स्ट पार्ट हो गया उसमें जो शेयर करने जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा यूज में आता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग काफ़ी डिटेल में टाइप्स ऑफ फ्लो मीटर के बारे में बात करेंगे। क्या क्या टाइप के फ्लो मीटर रिफाइनरी में यूज होते हैं, कौन सा फ्लो मीटर कहाँ पे यूज होता है और उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं, कुछ कैलकुलेशन भी देखेंगे। तो काफ़ी डिटेल में देखेंगे। अभी कुछ दिन पहले एक जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उस पर एक कमेंट आया था। एक रवि रंजन ने कमेंट किया था। उन्होंने लिखा था कि वो जस्ट अभी इंटरव्यू दे के आए हैं IOCL का, और उसमें जो इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो ऐसे लग रहा था कि जैसे आपके वीडियो देख करके ही सामने वाले इंटरव्यूअर भी आपका वीडियो देख रखा है और सारे क्वेश्चन इधर से ही आ रहे हैं। तो पढ़ के अच्छा लगा कि लोगों को फ़ायदा हो रहा है। एक्चुअली क्या है कि कोई इंटरव्यूअर तो मेरा वीडियो क्या ही देखेगा। इस चैनल पे जो वीडियोस हैं वो इस तरह से डिज़ाइन है और इस तरह से डेप्थ में डिस्कस किया गया है ताकि कोई भी उस वीडियो को पढ़े तो उसको काफ़ी एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा और उसके बेसिस पे वो कोई भी इंटरव्यू में जाता है तो उसको बहुत फ़ायदा रहता है। तो लोगों को मदद मिल रही है, ये देख के अच्छा ही लग रहा है। तो आज का ये जो टॉपिक है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इंटरव्यू में भी आता है, गेट में भी सिलेबस में है। इसके अलावा जब आप रिफाइनरी में काम करते हैं तो भी बहुत काम में आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी डेप्थ में एनालिसिस करने वाला हूँ। बेसिक जो कि कॉलेज लेवल पे पढ़ते हैं, इसके अलावा रिफाइनरी में जो काम करते हैं तो उसके बाद फिर और फर्दर क्या अंडरस्टैंडिंग की इम्प्रूव होती है वो सभी आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और फर्दर 2-3 पार्ट में करके इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्लो मीटर के बारे में। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो मीटर जो रिफाइनरीज में या पेट्रोकेमिकल्स में यूज़ होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। हम लोग वही फ्लो मीटर के बारे में बात करेंगे जिसको मैं कहीं ना कहीं पे यूज में देखा हूँ। ऑब्वियसली बहुत और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो मीटर होते हैं, उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। जो कम यूज होते हैं, जो यूज में आते हैं, काम में आते हैं, मैं उसी फ्लो मीटर के बारे में फोकस करूँगा। ठीक है, अब कोई भी पाइप में जो फ्लूइड का फ्लो हो रहा है उसको मेजर करने का ना कई तरीके हैं। अब जो मोस्ट कॉमन तरीका है ना उस जो फ्लो मीटर उसको डिफरेंशियल प्रेशर या डिफरेंशियल हेड टाइप ऑफ फ्लो मीटर बोला जाता है। अब उसका रीज़न क्या है कि ये इसमें फ्लो को मेजर करने के लिए पाइप के अंदर कोई एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं और ऑब्स्ट्रक्शन के कारण जो है ना वहाँ पे एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है और वो प्रेशर डिफरेंस जो है वो फ्लो के प्रोपोर्शनल होता है। तो प्रेशर डिफरेंस को मेजर कर लेते हैं और फिर मैथमेटिकली रिलेशन पता होता है जिसके आधार पे हम लोग फ्लो कैलकुलेट कर पाते हैं। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पे डायरेक्टली फ्लो नहीं कैलकुलेट करके हम लोग प्रेशर मेजर करके प्रेशर डिफरेंस मेजर कर रहे हैं और फिर उस प्रेशर डिफरेंस मेजर करके उसको कन्वर्ट कर दे रहे हैं फ्लो में। इसलिए इसको डिफरेंशियल प्रेशर या हेड टाइप भी बोला जाता है। इसको ऑब्स्ट्रक्शन टाइप ऑफ फ्लो मीटर भी बोला जाता है। अब कौन कौन से हैं फ्लो मीटर? ऑरिफिस फ्लो मीटर मोस्ट वाइडली, इतना वाइडली ये फ्लो मीटर यूज होता है कि शुरू में तो जब मैं रिफाइनरी में ज्वाइन किया था तो मुझे लगा कि फ्लो मीटर मतलब ऑरिफिस फ्लो मीटर, बाकी फ्लो मीटर तो शायद यूज ही नहीं होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। धीरे धीरे फिर जब और भी देखता गया प्लांट को तब समझ में आया कि और भी टाइप ऑफ फ्लो मीटर यूज होते हैं, बट 90% मोर देन 90% फ्लो मीटर है वो ऑरिफिस फ्लो मीटर है। उसके बाद वेंचुरी ट्यूब ये भी यूज होता है, इसको भी देखा है। फ्लो नोजल्स इसको देखा नहीं है बट सिमिलर टाइप ऑफ फ्लो मीटर है तो इसको भी यहाँ पे कवर करेंगे। इसके अलावा पीटोट ट्यूब यूज होता है, एवरेजिंग पीटोट ट्यूब, एनुबार जिसको एनुबार भी बोलते हैं, मोस्टली एयर फ्लो मेजर करने के लिए यूज होता है, ये भी यूज होता है। पीटोट ट्यूब जैसे आपको पता है कि पॉइंट वेलोसिटी के लिए पीटोट ट्यूब हम लोग पढ़ते थे, लेकिन अगर किसी पाइप के अंदर एक पॉइंट पर ना देख के कई सारे पीटोट प्रोब बना दिया जाए तो उसको एवरेजिंग पीटोट ट्यूब बोलते हैं, इसको एनुबार भी बोलते हैं। और इसका यूज बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में होता है एयर का फ्लो मेजर करने के लिए या गैसेस का फ्लो मेजर करने के लिए। इसके अलावा वेज मीटर और वीकोन, तो ये तीनों एल्बोज, वेज मीटर और वीकोन हमने देखा नहीं तो इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। बेसिकली ये सारे के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑरिफिस प्लेट, वेंचुरी ट्यूब, फ्लो नोजल, पीटोट ट्यूब और एवरेजिंग पीटोट ट्यूब, इसके बारे में।
अब यहाँ पे क्या है कि जो ऑब्स्ट्रक्शन लगा करके हम जब फ्लो के कारण जो डिफरेंशियल प्रेशर जो डीपी चेंज हो रहा है और उस डीपी को मेजर कर रहे हैं, उसके आधार पे फ्लो मेजर कर रहे हैं। लेकिन अगर ऑब्स्ट्रक्शन लगाने पे एक डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोमीटर होता है जहाँ पे फ्लो चेंज होने के कारण डीपी ना चेंज होकर के एरिया चेंज होता है। ठीक है, वो कैसे होगा मैथमेटिकली समझेंगे। लेकिन अगर हम डिफरेंशियल प्रेशर ना मेजर करके वहाँ पे एरिया जो चेंज हो रहा है, डिफरेंशियल प्रेशर कांस्टेंट रह रहा है, फ्लो के कारण एरिया चेंज हो रहा है, तो ऐसे फ्लोमीटर को वेरिएबल एरिया फ्लोमीटर बोलते हैं। रोटामीटर होता है, यूज होता है रिफाइनरीज में भी बहुत जगह यूज होता है, और आपको पता ही है आपके लैब में भी यूज होता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ फ्लोमीटर ऐसे होते हैं जहाँ पे डायरेक्टली वेलोसिटी मेजर किया जाता है, डायरेक्टली वेलोसिटी मेजर किया जाता है। और वेलोसिटी मेजर कर लिया, एरिया पता है पाइप का, तो फ्लो आ जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो आ जाएगा। तो ऐसे फ्लोमीटर जो होते हैं उसमें कुछ है जैसे मैग्नेटिक टाइप ऑफ फ्लोमीटर है, अल्ट्रासोनिक टाइप ऑफ फ्लोमीटर, ये सब भी यूज में आते हैं। हमने देखा है मैग्नेटिक फ्लोमीटर को भी देखा है, अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर को भी देखा है। टर्बाइन और वॉर्टेक्स फ्लोमीटर भी है वेलोसिटी टाइप, देखा नहीं इसलिए इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। इसके अलावा कुछ फ्लोमीटर ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली मास फ्लो मेजर कर लेते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि ये सारे ही फ्लोमीटर से हम लोग मोस्टली वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट मेजर करते हैं। और ऑब्वियसली अगर मास फ्लो में जाना है तो उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके मास फ्लो में हम जा ही सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या होता है कि ये जो डेंसिटी होता है वो टेम्परेचर का बहुत मतलब हाईली डिपेंडेंट टेम्परेचर का फंक्शन होता है लिक्विड केस में, और गैसेस केस में तो टेम्परेचर प्लस प्रेशर का भी होता है। तो ऑब्वियसली इसके थ्रू जो अगर हम मास फ्लो कैलकुलेट करते हैं तो उसके साथ दिक्कत ये आती है कि अगर टेम्परेचर चेंज हो गया और प्रेशर चेंज हो गया तो वो एक्यूरेट वैल्यू नहीं होगा। कुछ फ्लोमीटर होते हैं जो एक्चुअली में मास फ्लो ही मेजर कर लेते हैं, फिर वहाँ पे टेम्परेचर चेंज कर दो, प्रेशर चेंज कर दो, कोई फर्क नहीं, आप एकदम निश्चिंत हो कि जो फ्लो दिखा रहा है वो एक्चुअल फ्लो दिखा रहा है। ऐसे टाइप ऑफ फ्लोमीटर में, मास टाइप ऑफ फ्लोमीटर में कोरियोलिसिस टाइप ऑफ फ्लोमीटर है और थर्मल मास फ्लोमीटर है, दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। थर्मल मास फ्लोमीटर मोस्टली गैसेस के केस में होता है, फ्यूल गैस के लाइन में, एयर के लाइन में देखा है मैंने। इसके अलावा कोरियोलिसिस टाइप ऑफ फ्लोमीटर मोस्टली काफ़ी विस्कस और बॉटम प्रोडक्ट में काम आता है, जैसे FCC का बॉटम प्रोडक्ट है, DCO उसमें हमने देखा है, वीडियो का वेट बॉटम प्रोडक्ट है VR उसमें देखा है, मतलब हाईली विस्कस और जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स है, ऐसे में भी देखा है, काफ़ी एक्यूरेट होता है। कस्टडी टाइप ऑफ मास ट्रांसफ़र भी बोलते हैं, मास फ्लोमीटर बोलते हैं। कस्टडी मास फ्लोमीटर जहाँ पे वैसे मास फ्लोमीटर को बोला जाता है जिसका हम यूज करते हैं जहाँ पे मार्केटिंग मतलब पैसे का लेन देन हो गया। मतलब जनरली ये जैसे फ्लोमीटर है और फिश प्लेट और ये सब, इसमें क्या है, ये हम लोग रिफाइनरी में यूज करते हैं और उसके बेसिस पे हमारा तो कैलकुलेशन मतलब पैसे का लेन देन नहीं है ना। तो अभी क्या है कि ये फ्लोमीटर में थोड़ा इनएक्यूरेसी भी हो तो कोई बात नहीं, बस डायरेक्शनली ठीक होना चाहिए, तो हमारा पैरामीटर सब उसके बेसिस पे हम प्लांट ऑपरेट कर सकते हैं। बट अगर मान लीजिए कि कोई इस मटेरियल को ख़रीदना बेचना है तो एग्जैक्टली कितना हम दे रहे हैं, कितना ले रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वहाँ पे इनएक्यूरेसी नहीं चलेगी। तो वहाँ पे ऐसे जो कोरियोलिसिस टाइप ऑफ फ्लोमीटर है वो कस्टडी फ्लोमीटर की तरह यूज़ होता है। सिमिलरली अल्ट्रासोनिक भी काफ़ी एक्यूरेट होता है, इसको भी कस्टडी फ्लोमीटर की तरह यूज करते हैं। तो सारे फ्लोमीटर के बारे में ये हम डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली डिफरेंशियल टाइप में ऑरिफिस प्लेट, वेंचुरी ट्यूब, फ्लो नोजल, पीटर ट्यूब, एवरेजिंग पीटर ट्यूब डिस्कस करेंगे। वेलोसिटी में मैग्नेटिक और अल्ट्रासोनिक करेंगे। मास टाइप में कोरियोलिसिस फ्लोमीटर और थर्मल मास फ्लोमीटर के बारे में बात करेंगे, और वेरिएबल एरिया फ्लोमीटर में रोटामीटर के बारे में बात करेंगे। तो इतना हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा मोस्टली ये जो डिफरेंशियल प्रेशर टाइप के बारे में, ऑरिफिस प्लेट, वेंचुरी ट्यूब, फ्लो नोजल, ये तीन के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में पीटो ट्यूब, एवरेजिंग पीटो ट्यूब, रोटामीटर बात कर लेंगे। फिर उसके अगले पार्ट में हम लोग मास टाइप एंड वेलोसिटी टाइप ऑफ फ्लोमीटर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब जो ये फ्लोमीटर है, डिफरेंशियल प्रेशर टाइप ऑफ फ्लोमीटर, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। डिफरेंशियल टाइप ऑफ फ्लोमीटर जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज होता है रिफाइनरीज में और पेट्रोकेमिकल्स में, उसका पहला जो पार्ट है ओरिफिस फ्लोमीटर, ओरिफिस फ्लोमीटर। और इसमें क्या होता है कि पाइप के अंदर फ्लेंज, दो फ्लेंज के बीच में एक ओरिफिस घुसा देते हैं। एक प्लेट होता है जिसमें छेद रहता है, मतलब एक सपोज करो ये पूरा प्लेट है और उस पूरा ये प्लेट है, प्लेट के अंदर बीच में छेद कर दिया जिसको बोर भी बोलते हैं, और ये छेद करके उस पाइप के अंदर लगा दिया। अब ये क्रॉस सेक्शनल व्यू देखो,
अगर आप क्रॉस सेक्शनल व्यू देखेंगे तो क्या होगा, अगर ये ओरिफिस लग गया है फ्लो में, पाइप के अंदर, तो क्या होगा, फ्लूइड का जो प्रोफाइल होगा फ्लो का, वो देखिए ऐसे हो जाएगा। यानी क्या होगा, जहाँ पे ओरिफिस लगा है, जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, रेस्ट्रिक्शन है, उसके थ्रू जब फ्लूइड फ्लो करेगा तो यहाँ पे इस पॉइंट पे एरिया बहुत कम हो जाएगा, और एरिया जब कम होगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगा। तो अब क्या करते हैं कि यहाँ पे जिस पॉइंट पे एरिया सबसे कम है वहाँ पे, और जस्ट अपस्ट्रीम में जहाँ पे फ्लूइड फ्लो एकदम स्मूथ था, वहाँ और यहाँ का प्रेशर जो डिफरेंस, प्रेशर मेजर कर लेते हैं, और ये दोनों का जो प्रेशर डिफरेंस मेजर कर लेते हैं, उसके आधार पे हम लोग फ्लो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको हम मैथमेटिकली डिराइव करते हैं। बहुत इजी है, सिंपल है, बर्नौली इक्वेशन से हम लगाते हैं, और इसको मैथमेटिकली इसलिए डिराइव करते हैं क्योंकि इस इक्वेशन का यूज बहुत ज़्यादा हम लोग करते हैं। तो इस इक्वेशन को यूज करते हैं, इसलिए थोड़ा बहुत क्विकली हम लोग इसको डिराइव करते हैं कि कैसे हम फ्लो मेजर कर पाएंगे। तो होता ही है कि यहाँ का हम प्रेशर मान लीजिए P1, ये 0.1 है, और यहाँ पे ये P2, दो टैपिंग है, यहाँ से टैपिंग लिया, यहाँ से टैपिंग लिया। बेसिकली आप समझना कि ये एक फ्लेंज है, ये फ्लेंज है, और एक और फ्लेंज है, और ये दोनों के बीच में ओरिफिस लगा हुआ है। यहाँ से हम प्रेशर मेजर कर रहे हैं, यहाँ से प्रेशर मेजर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक स्ट्रेट है फ्लो। अब ये दोनों पॉइंट 0.1 कर दिए, और ये 0.2 कर दिए। अब ये दोनों के बीच का अगर हम प्रेशर मेजर कर रहे हैं, तो यहाँ और यहाँ, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में हम लोग बर्नौली इक्वेशन लिखते हैं। तो क्या होगा, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, यहाँ पे वेलोसिटी इस एरिया पे फ्लूइड का वेलोसिटी V1 ले लिया, तो इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ठीक है, ऐसा हम लिख ही सकते हैं, बर्नौली इक्वेशन लिख रहे हैं। अब यहाँ पे पॉइंट ये आ रहा है कि हम बर्नौली इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पे तो फ्रिक्शनल लॉसेस भी होगा, तो उस पॉइंट को आएंगे ज़रूर। यहाँ पे जो इससे जो रिलेशन बनेगा वो एग्जैक्ट रिलेशन नहीं होगा, लॉसेस भी होंगे, और उस लॉसेस को भी हम लोग कैसे कंपनसेट करेंगे इसके बारे में भी हम बात करेंगे। बट अभी थोड़ा इस इक्वेशन को हम लोग मैथमेटिकली समझ लेते हैं। तो अगर हमको फ्लो मेजर करना है तो हम या तो V1 यहाँ से कैलकुलेट कर लें और उसको A1 से मल्टीप्लाई कर दें। ये 0.1 है, तो यहाँ पे पैरामीटर है P1, V1 और A1। ये 0.2 है, यहाँ पे पैरामीटर है P2, V2, A2। तो अगर हमको फ्लो जानना है तो फ्लो जो है बेसिकली है Q, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, इज इक्वल टू V1 A1 इज इक्वल टू V2 A2। ये कंटिन्यूटी इक्वेशन भी बन गया। तो हमको फ्लो जानना है तो या तो हम यहाँ से V1 कैलकुलेट कर लें या फिर V2 कैलकुलेट कर लें और उसको A2 से मल्टीप्लाई कर लें। एनीवे, तो हम यहाँ से चलिए V2 ही कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे V1 की जगह पे हम V2 रख देंगे, तो क्या होगा, हाफ रो, और V2 की जगह पे V1 की जगह पे रखेंगे तो V2 A2 डिवाइडेड बाई A1, और ये होल स्क्वायर हो जाएगा P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस P1। अगर वेलोसिटी के लिए सॉल्व करना है यहाँ पे तो मुझे V2 लिखना पड़ेगा। V2 यहाँ पे लिखता हूँ, हाफ रो V2 स्क्वायर A2 स्क्वायर डिवाइड बाई A1 स्क्वायर माइनस हाफ रो V2 स्क्वायर इज इक्वल टू P1 माइनस P2। और यहाँ से अगर हम हाफ रो V2 स्क्वायर कॉमन है उसको निकाल लिया तो ये हो जाएगा 1 बाई A2 स्क्वायर बाई A1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा P1 माइनस P2। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं हाफ रो V2 स्क्वायर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर डिवाइड बाई A1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा P1 माइनस P2। तो इसलिए वेलोसिटी जो हो जाएगा वो हो जाएगा P1 माइनस P2 टाइम्स 2 डिवाइडेड बाई रो। ठीक है, और ये चला जाएगा A1 बाई A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। तो इसका तो सॉरी, ये इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि B2 स्क्वायर था। अब एक फ्लो जानना है तो क्या होगा, Q इज इक्वल टू A2 V2 इज इक्वल टू हो जाएगा A1 A2 डिवाइड बाई रूट अंडर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इंटू 2 डेल्टा P इसको लिख दिया डिवाइड बाई रो। तो हमारा ये इक्वेशन बन के आ जाता है। तो ये हमारा इक्वेशन बन के आ जाता है। ये सभी को पता ही है, मैं जस्ट डिराइव कर दिया क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। अब फटाफट इसको हम लिखते हैं।
तो हमारा फ्लो जो है बेसिकली वो होगा A1 इंटू A2 डिवाइडेड बाई A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इंटू 2 डेल्टा पी बाई रो। अब देखिए फ्लूइड का प्रॉपर्टी हमको पता है, डेंसिटी पता है, A1 A2 पता है, मतलब यहाँ पे पाइप का डायमीटर क्या है वो पता है, और ये जो ऑरिफिस प्लेट का जो बीच का जो छेद है बोर है उसका भी एरिया पता है। तो A1 A2 हमको पता है और फ्लूइड का डेंसिटी भी पता है। तो अगर ये डेल्टा पी मेजर कर लिया जाए, क्योंकि एरिया घटने के कारण जो वेलोसिटी बढ़ा और वेलोसिटी बढ़ने के कारण जो प्रेशर घटा, तो वहाँ पे जो प्रेशर घटा है और अपस्ट्रीम जो प्रेशर, ये दोनों का जो डिफरेंस जो है वो बेसिकली फ्लो पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर हम डेल्टा पी मेजर कर लेंगे तो हमारा फ्लो आ जाएगा। ठीक है, अब चूंकि हमने कोई भी फ्रिक्शनल लॉसेज नहीं लिया है, चूंकि कुछ फ्रिक्शनल लॉसेज भी होता है और साथ में यहाँ पे देखिए एक वेना कॉन्ट्रैक्टर बन रहा है, फ्लो सर्कुलेशन हो रहा है, उसके कारण भी लॉस होगा। तो एक्चुअली में जो वेलोसिटी है ना, वो जो यहाँ से या फ्लो जो है यहाँ से जो कैलकुलेट करेंगे उतना नहीं होता है, एक्चुअल फ्लो इससे कम होगा क्योंकि कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगा। तो अगर ये Q है तो Q एक्चुअल जो होगा वो जो है इस पूरे क्वांटिटी को मैं एक कांस्टेंट दे देता हूँ, तो वो होगा CD टाइम्स कांस्टेंट टाइम्स 2 डेल्टा पी बाई रो। और ये जो है CD को डिस्चार्ज कोफिशिएंट बोलते हैं, डिस्चार्ज कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे अब समझिए कि जितना ज़्यादा फ्रिक्शनल लॉस उतना कम डिस्चार्ज कोफिशिएंट होगा। डिस्चार्ज कोफिशिएंट तो ये तो डेफिनेटली है कि 1 से कम ही होगा। तो ज़्यादा फ्रिक्शनल लॉस होगा तो ज़्यादा डिस्चार्ज कोफिशिएंट कम होगा। इसके बारे में और डिटेल में हम लोग बात करेंगे। बट अभी यहाँ पे ये समझिए कि ये जो ऑरिफिस प्लेट का एक पॉइंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो उस पर ध्यान बहुत कम लोग को जाता है, वो समझाता हूँ कि यहाँ पे जो प्रेशर प्रोफाइल का अगर हम यहाँ पे बात करें कि यहाँ से और इसके आगे का कैसा प्रेशर प्रोफाइल होगा, तो वो देखिए उसको हम डिस्कस करते हैं। तो ये पॉइंट अगर 1 है तो 1 पे अगर P1 प्रेशर होगा तो प्रेशर जो है पहले घटेगा और फिर ये होगा। तो हम यहाँ पे बेसिकली ये P2 मेजर कर रहे हैं और P1 मेजर कर रहे हैं, और यहाँ पे इस ऑरिफिस फ्लोमीटर के कारण जो एडी के कारण जो फ्रिक्शनल लॉस होगा, यहाँ पे एक्चुअल में एक हेड लॉस हो जाएगा। अब पॉइंट समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हम जो ये डेल्टा पी मेजर कर रहे हैं ना, वो फ्लो एरिया चेंज होने के कारण जो प्रेशर ड्रॉप हो रहा है वो मेजर कर रहे हैं। बट अगर बोला जाए कि ऑरिफिस प्लेट के कारण एक्चुअल जो प्रेशर ड्रॉप हो गया है, तो वो अगर मेजर करना है तो हमको यहाँ पे एक पॉइंट लेना पड़ेगा, और फिर फ्लो वापस जब डेवलप हो जाएगा तो एक 0.3 होगा, और ये P1 माइनस P3 जो होगा, ये P3, ये होगा एक्चुअल प्रेशर ड्रॉप। समझ गया ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ये जो हम लोग प्रेशर ड्रॉप जो मेजर कर रहे हैं ना, वो फ्लो मेजर करने के लिए कर रहे हैं। ये ऑरिफिस प्लेट की वजह से प्रेशर ड्रॉप नहीं हुआ, ये प्रेशर में चेंज हुआ है क्योंकि हमने एरिया चेंज कर दिया। मानो अगर कुछ भी फ्रिक्शन लॉस नहीं होता तो भी ये प्रेशर लॉस होता, प्रेशर ड्रॉप होता है, क्योंकि एरिया चेंज होने के कारण वेलोसिटी बढ़ा है। ठीक है, और अगर ये ऑरिफिस फ्लोमीटर में जो एडीज हुए हैं और यहाँ पे फाइनली फ्लो सर्कुलेशन हुआ है, और यहाँ पे जो एडीज हुए हैं, इस एडीज के कारण एक लॉस हो जाएगा, और वो लॉस होकर के जो फाइनली जो फ्लो डेवलप होगा तो एरिया तो पुनः पहले जैसा हो गया, लेकिन फिर भी प्रेशर पहले जैसा नहीं आ पाएगा। तो ये जो लॉस होगा, ये जो प्रेशर का जो डिफरेंस होगा, वो आपका प्रेशर लॉस हो जाएगा। तो वो एक अलग कहानी हो गया। तो ये दोनों चीज़ों में मिक्स नहीं होना है, कन्फ्यूज नहीं होना है, एक पॉइंट। दूसरा बात कि हमने यहाँ पे जो प्रेशर इक्वेशन लिखते समय यहाँ P1 ले लिया, यहाँ पे P2 ले लिया। अगर P2 हम यहाँ पे मेजर कर रहे हैं तो कैसे पता है कि ये यहाँ पे जो प्रेशर होगा वही यहाँ पे प्रेशर होगा? क्योंकि हम तो प्रेशर यहाँ पे इस पॉइंट तक घुसा के तो हम टैपिंग लिए नहीं है, टैपिंग तो यहाँ से जस्ट ले लिए हैं। तो इसका रीज़न क्या है कि यहाँ पे फ्लो सर्कुलेशन हो रहा है, फ्लो सर्कुलेशन की वजह से यहाँ पे जो प्रेशर होगा वही यहाँ पे भी प्रेशर होगा, तो पूरा रेडियली सिमिलर प्रेशर हो जाता है। ठीक है, ये फ्लो सर्कुलेशन। तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार सोचते सोचते, तो इसलिए यहाँ पे इस चीज़ को क्लियर कर लिया। अब थोड़ा इस ऑरिफिस के बारे में थोड़ा डिटेलिंग देखते हैं कि एक्चुअली में जब हम लोग ऑरिफिस आता है सामने तो कई बार क्या होता है ना कि ऑरिफिस पे डायरेक्शन लिखा रहता है। अब इस डायरेक्शन का क्या मतलब होता है? कई बार आपके पास आ गया कॉन्ट्रैक्टर बोल देता है कि सर इसको हम फ्लो किस डायरेक्शन में लगाएं, मतलब कौन सा सीधा है कौन सा उल्टा है। मतलब क्या होता है ना कि ऑरिफिस प्लेट में कई बार डायरेक्शन लिखा रहता है, तो कौन सा अपर स्ट्रीम फ्लो के अपर स्ट्रीम में कौन सा फेस होगा और कौन सा डाउन स्ट्रीम फेस होगा, ये समझना। तो उसको समझते हैं कि इसमें डायरेक्शन का क्या मीनिंग है। तो देखिए ये एक ऑरिफिस प्लेट है, इसमें क्या है, बीच में हमने एक
प्लेट को काट दिया है और इसको बोर्ड बोलते हैं। इस टाइप के ऑरिफिस प्लेट को कॉन्सेंट्रिक टाइप ऑफ ऑरिफिस प्लेट बोलते हैं। मतलब क्या, एक पूरा ऑरिफिस प्लेट है और उसको बीच से छेद कर दिया, मैंने गायब कर दिया सेंटर से, तो कॉन्सेंट्रिक टाइप ऑफ ऑरिफिस प्लेट बोलते हैं। अब इसमें आप ध्यान दोगे, होता क्या है कि यहाँ पे जो, चाहे आप यहाँ पे भी ध्यान दो, मैंने जब ओरिफिस प्लेट का जो क्रॉस सेक्शन बनाया है तो वहाँ पे एकदम ऐसे ना बना करके, मतलब समझो कि ऐसे ना बना करके मैंने बनाया है ऐसे। इसका रीज़न क्या है कि जो ये हाई वेलोसिटी का जो फ्लूइड इधर से जाएगा ना, बीच में ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो उसको इरेड कर सकता है प्लेट को। इसलिए फ्लूइड जो है इस प्लेट को पूरा प्लेट से सेपरेट हो जाए, प्लेट को रगड़ते हुए न चला जाए, इसलिए ये जो प्लेट होता है ना वो वेवल टाइप का होता है। वेवल टाइप मतलब क्या कि जिधर से फ्लूइड घुस रहा है वहाँ पे ओरिफिस का डायमीटर थोड़ा ज़्यादा रहेगा, कम रहेगा, और फिर बाहर जाके ओरिफिस डायमीटर बढ़ते जाएगा तो फ्लूइड जो है उस प्लेट को टच करते हुए नहीं जाएगा। एज इफ आप देखो ना, यहाँ से निकल गया, इसको टच रगड़ते हुए नहीं जाएगा। तो इसलिए ये क्या होता है ना, ये प्लेट जो होता है इसका डायमीटर अप स्ट्रीम में जो है वो कम होता है और डाउन स्ट्रीम में ज़्यादा हो जाता है। इसलिए मैंने इसको ऐसे बना रखा था, इस टाइप के। जैसे यहाँ पे क्रॉस सेक्शन देखो, अगर मान लो कि एकदम स्क्वायर एज होता है, कुछ भी नहीं, जो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम डायमीटर सेम होता है, तो ये आपका बनता। और अगर आगे जा कर के डायमीटर बढ़ गया तो आपका देखो इस तरह से, ये बेवल टाइप ऑफ ओरिफिस होता है। तो ऐसे ओरिफिस प्लेट में क्या होता है कि जहाँ डायमीटर कम है वो आपका अप स्ट्रीम में होगा, और जो डायमीटर ज़्यादा है वो आपका डाउन स्ट्रीम में होगा। तो इसमें डायरेक्शनल हो जाता है, आप उल्टा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ओरिफिस प्लेट ये जल्दी ख़राब हो जाएगा। और ऐसे ये जो ओरिफिस प्लेट में ना एक हैंडल होता है जिसको पैडल भी बोलते हैं, उस पर पूरा आपका डायरेक्शन भी लिखा रहता है और इनलेट भी, उसका जो लिखा रहता है ना वो इनलेट साइड में होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो मोस्टली इनलेट साइड का जो प्लेट है ना उस पर सारा लिखा रहता है कि किस मटेरियल से बना है, क्या प्रेशर और ये सब रेटिंग के बारे में। मोस्टली ऑरिफिस प्लेट में ये इरोजन ना हो जाए इसके लिए स्टेनलेस स्टील का होता है, SS 316, 314, 4, इस तरह से, मैंने स्टेनलेस स्टील काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ का मटेरियल ये दिया जाता है। तो एनीवे ये तो प्रैक्टिकल बात हो गई। अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट बात कर ले। हम जो डिस्चार्ज कोफिशिएंट के बारे में हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे ये इरोजन ना हो जाए, इसके लिए, मतलब ये फ्लूइड के फ्लो के कारण इरोड ना हो जाए, इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, बेवल टाइप कर दिया। लेकिन अगर मान लो फ्लूइड वेलोसिटी और भी बहुत ज़्यादा है तो इरोड ही कर देगा। एक दूसरा, इस सडन ऑब्स्ट्रक्शन के कारण ना बहुत ज़्यादा प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, ठीक है, मतलब फाइनल P1 - P3 बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जहाँ पे अगर प्रेशर ड्रॉप कम रिक्वायर्ड है वहाँ पे ओरिफिस प्लेट नहीं चलेगा। तो इसलिए फिर लोगों ने क्या सोचा कि चलो हम, जैसे आपको पता ही है कि शार्प एजेस में ज़्यादा प्रेशर ड्रॉप होता है तो क्यों नहीं स्मूथ बना दिया जाए। तो वैसे ही अगर ये ऑब्स्ट्रक्शन को स्मूथ बना दिया जाए तो इस टाइप के फ्लोमीटर को नोजल फ्लोमीटर बोलते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे फ्लो सेपरेशन ज़्यादा नहीं होगा, एडिस कम बनेंगे तो लॉसेस कम होगा और साथ में स्मूथ भी रहेगा, इरोजन भी कम होगा। तो ये दो फायदा हो जाएगा। अब मान लो कि उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है तो क्या करते हैं हम लोग, एकदम इस टाइप के ये थ्रोट बना दिया, कन्वर्जिंग डाइवर्जन टाइप का फ्लो, इस टाइप के फ्लोमीटर को वेंचुरी बोलते हैं। यहाँ पे तो बिल्कुल ही फ्लो सेपरेशन नहीं होगा, एकदम बढ़िया चलेगा। अब बढ़िया चलेगा तो इसलिए यहाँ प्रेशर ड्रॉप बहुत कम होगा, इरोजन का भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये सारे फ्लोमीटर में अब इसमें बहुत बड़ा साइज हो जाएगा, साइज बढ़ गया, लेंथ बढ़ गया। अब इस ओरिफिस प्लेट में क्या था, ओरिफिस प्लेट में तो सिंपल 2 फ्लेंज है, उसके बीच में एक प्लेट घुसा दिया, बहुत ईजी है। प्लेट खराब हुआ, प्लेट निकाल के फेंक दिया, दूसरा लगा दिया। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये पूरा वेंचुरी चेंज करना बहुत मुश्किल है, तो ये कॉस्ट भी इसका ज़्यादा हो जाता है। फ़ायदा क्या है, यहाँ पे प्रेशर लॉस कम होगा। तो फ़ायदा क्या होता है, यहाँ प्रेशर ड्रॉप कम होता है, वेंचुरी में नोजल्स में कम होता है। और इसीलिए जो मैंने अभी कुछ देर पहले जब इक्वेशन लिख रहा था वहाँ मैंने बात किया था डिस्चार्ज कोफिशिएंट के बारे में। डिस्चार्ज कोफिशिएंट बेसिकली वो लॉसेज को क्वांटिफाई करता है, और ये बेसिकली फंक्शन होता है बोर्ड डायमीटर कि कितना बड़ा डायमीटर है उस पर। बोर्ड डायमीटर
ये डायमीटर और पाइप का डायमीटर का जो रेशियो होता है D/D, इसको बीटा रेशियो भी बोलते हैं, यानी डिस्चार्ज कोफिशिएंट बीटा पे डिपेंड करता है, टाइप ऑफ फ्लूइड पे डिपेंड करता है, इसके अलावा फ्लो पे भी डिपेंड करता है कि लैमिनार रीजन में है कि टर्बुलेंट रीजन पे है। तो ये काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करता है। और लेकिन फिर भी मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑरिफिस फ्लोमीटर के लिए अगर फ्लो मतलब रेनॉल्ड्स नंबर मोर देन 30,000 है, यानी टर्बुलेंट जोन में है, तो वैसे केसेस में मोस्ट ऑफ द केसेस में जो डिस्चार्ज कोफिशिएंट होता है वो 0.6 के आसपास होता है। और इसलिए जो फ्लोमीटर का आप डेटा शीट देखोगे, फ्लोमीटर का डेटा शीट बहुत सारे डेटा शीट मैंने देखा, मोस्ट ऑफ द केसेस में फ्लोमीटर का जो डिस्चार्ज कोफिशिएंट होता है ऑरिफिस फ्लोमीटर का वो 0.6 के आसपास होता है। और डेटा शीट में और क्या क्या दिया रहता है, बोर डायमीटर दिया रहता है, बीटा रेशियो दिया रहता है, डेंसिटी दिया रहता है, ठीक है। तो ये सभी देख के, डिस्चार्ज कोफिशिएंट दिया रहता है, ये सभी देख के हम फ्लो कैलकुलेट कर सकते हैं। डेल्टा पी भी दिया रहता है। वो लोग क्या करते हैं, जब भी ऑरिफिस प्लेट डिजाइन करते हैं तो डेल्टा पी अराउंड 2500 mm वाटर डेल्टा पी मान के चलते हैं। मतलब वो इस तरह से बोर डायमीटर डिजाइन करते हैं कि जो प्रेशर जो होगा, मैक्सिमम फ्लो जितना रिक्वायर्ड है उस टाइम पे जो प्रेशर ड्रॉप होगा वो 0.25 kg के बराबर होगा, उसी तरह से डिज़ाइन करते हैं। एनीवे, तो मैं जो बात कर रहा था कि यहाँ वेंचुरी में प्रेशर ड्रॉप कम होता है और इसमें कम होता है, तो इसलिए आप देखो जब डिस्चार्ज कोफिशिएंट का भी वैल्यू पे ध्यान दो तो डिस्चार्ज कोफिशिएंट ऑरिफिस चैम्बर के लिए, हालांकि ऑरिफिस फ्लोमीटर के लिए और भी वेरी करता है, बट 90% केसेस में 0.6 होता है। तो लेकिन अगर वही वेंचुरी का देखो तो 0.98 होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, और अगर नोजल का देखो तो 0.96 होता है। तो इसलिए ये सारा वेरी करता है। ये वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है, इसलिए मैं इस वीडियो को अभी रोकता हूँ यहाँ पे। अभी बहुत सारा डिस्कशन बाकी है इसमें ऑरिफिस प्लेट के बारे में, इसका इंस्टॉलेशन कैसे होता है, और इसके और भी डिफरेंट टाइप के ऑरिफिस प्लेट होते हैं, कॉन्सेंट्रिक टाइप होता है। इसके अलावा हम लोग ये भी बात करेंगे कि डिफरेंट टाइप के और भी थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे, और बेसिकली हम लोग कैलकुलेशन के बारे में बात करेंगे। ये कैलकुलेशन डिराइव तो किया, लेकिन क्यों किया हम, बेसिकली हम बात करेंगे कि जब हम मास बैलेंस करते हैं तब इस फ्लो मीटर के इक्वेशन का बहुत इंपॉर्टेंस आ जाता है। क्योंकि क्या होता है, जो भी ऑरिफिस प्लेट जो है ना, फ्लो ऑरिफिस प्लेट के थ्रू जो फ्लो दिखाते हैं हमारे पैनल पे, वो क्या होता है, वो तो उसमें एक फिक्स डेंसिटी लिया रहता है और उसी डेंसिटी के बेसिस पे कैलकुलेट किया रहता है। लेकिन वो जो डिजाइन डेंसिटी होता है वही डेंसिटी तो राइट में एक्चुअल में जो ऑपरेटिंग पैरामीटर रहता नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो चेंज हो जाता है फ्लूइड का, तो टेम्परेचर चेंज होने के कारण डेंसिटी बहुत चेंज हो जाता है। लेकिन जो ऑरिफिस प्लेट जो है वो क्या समझ रहा है, उस वहाँ पे तो जो डेंसिटी दिया गया उसी आधार पे फ्लो कैलकुलेट करके दे रहा है। तो अगर आप मास बैलेंस करने जाओगे तो मास बैलेंस में आपका गड़बड़ हो सकता है। तो अगर एक्चुअल मास बैलेंस करना है तो इस फ्लो को हमको करेक्ट करना पड़ता है कि अभी का डेंसिटी है उस हिसाब से। तो इसको कैसे करते हैं, उसी तरह क्या होता है, और कभी कभी आप देखो कि स्टीम का फ्लो है, उसको मास फ्लो में दिया रहता है kg/h में, लेकिन वो मास फ्लोमीटर तो वहाँ नहीं लगा, ऑरिफिस फ्लोमीटर ही लगा है। तो इसका मतलब क्या है, इसी फ्लो को हम डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके मास में कन्वर्ट किए हैं। वो एक्चुअल में तो मास मेजर नहीं कर रहे हैं ना, मास फ्लो, तो इसलिए वहाँ पे भी करेक्शन का ज़रूरत पड़ता है, करेक्शन फैक्टर का ज़रूरत पड़ता है। तो उसको कैसे हम लोग यूज़ करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ये भी बात करेंगे कि जो इम्पल्स लाइन होता है उसका कन्फिग्रेशन कैसा होता है, और फिश प्लेट के जो फ्लेंजेस से जो टैपिंग लिए रहते हैं जो डिफरेंशियल प्रेशर मेजर करने के लिए, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर हम लोग बाकी वेरिएबल एरिया मीटर और पीटो टिप के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।